मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह है कि जो कुछ भी होनी थी वो होली, धूल उड़ी या रंग उड़ा है, हाथ रही अब कोरी झोली, आंखों में सरसों फूली है, सजी टेसुओं की है टोली, आओ मनाए सब मिलकर होली। सर आपको होली बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं। भट्टाचार्य जी, आपको भी और हम सब दर्शकों को, पाठकों को, अखबार की तरफ से भी, करवट परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत हमारी दोनों तरफ से होली की शुभकामनाएं। क्योंकि आप सब हम सब जो रंग में सराबोर रहेंगे, हमारी मुलाकात होली वाले दिन नहीं होगी, इसलिए आपको एडवांस में सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस अपील के साथ भी कि कोरोना है, इस बार सावधानी के साथ त्यौहार मनाएं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। सर इस बार की जो होली आई है वो एक साल की जो है बहुत दुश्चिंता के बाद क्या होगा कोरोना के बाद क्या होगा, उसके बाद अब होली आई है। तो किस तरह से हम भी इस होली को देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी इस होली को देखिए एक जो होली का त्यौहार है वो अपने आप में सब त्योहारों से बिल्कुल अलग त्यौहार है। और वाकई में जब रंग सब मिल जाते हैं तो चेहरों पे तो किसी को लगता नहीं कौन किस धर्म किस जाति का है। और ये रंग एक होली का ऐसा त्यौहार है जो सब भेदभाव भुला देता है। अब लास्ट ईयर खाने का कार्यक्रम हुए थे होली पे, लेकिन इस तरह नहीं हुए पे थे। उसके बाद फिर जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन किया, और शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तमाम चेहरे ढके हुए लोग घूमते रहे। अब फिर इस बार जो था थोड़े हालात वो ख़राब हो रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में लगा कि वैक्सीन और टीका है तो फिर भी वो पहले जैसा जोश नहीं है, और कार्यक्रम भी देखिए अब आप थोड़े से कम हो रहे हैं। तो होली का त्यौहार तो अपने आप में सब त्योहार पर बड़ा भारी त्यौहार है। जी हाँ, उत्साह और उमंग का त्यौहार है होली। आप भी जमकर मनाइए होली, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी आई है और सरकार की ओर से भी बार बार गुजारिश की जा रही है कि होली के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल जो भी है, मास्क पहनिए, आपस में दूरी बनाइए और जहां तक हो सके वो आप चंदन के टीके से होली मनाइए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं युग करवट परिवार की ओर से। बात करते हैं सर बंगाल चुनाव के पहले चरण में आज मतदान हुआ और मतदान में हिंसा की घटनाएं हैं। ये कई प्रत्याशियों पर हमले हुए और यहाँ तक कि जो पोलिंग टीम की जो गाड़ी है उसको भी फूंक दिया गया। क्या कहेंगे सर पहले चरण में जो हालांकि एक बात बता दूं, मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा है, मतदान प्रतिशत बहुत अधिक है, लेकिन हिंसा भी हुई है। सर क्या कहेंगे सर पहले चरण में जो जिस तरह से हिंसा हुई है? देखिए आज जहाँ पे चुनाव हुए हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो भाजपा की पूरी कोशिश है कि आज वाले चुनाव में वो लोकसभा का ही जो तरह का नज़ारे थे बरकरार रखें। तो जाहिर है कि दूसरे लोगों को इस बार ये मौका है कि वो अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा कुछ करें। देखिए पहले से ये चीज़ें थी, होम मिनिस्टर ने भी बात कही थी और सैनिक बलों की मांग की गई थी कि वहाँ पर ये घटनाएँ होंगी। और देखिए जिस तरह के बंगाल में हालात चल रहे थे काफ़ी टाइम से, वहाँ हिंसा हो रही थी, हत्याएँ हो रही थी, तो ये हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये माहौल आएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तमाम जानने के बावजूद भी वहाँ पे कोई इतना तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। मतदान प्रतिशत होना एक अलग बात है, लेकिन हिंसा होना भी बहुत गलत है। जी हाँ सर, बंगालियों को भद्र लोग कहा जाता है और ज़्यादातर ये माना जाता है कि बंगाली में बहुत अधिक बुद्धिजीवी है। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि बिहार जिसे कहा जाता था कि चुनाव के दौरान बहुत हिंसा होती थी पहले, अब बिहार में चुनाव बिना हिंसा के हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव हिंसक हो रहे हैं। सर कुछ बंगाल के बारे में जो लोगों की राय है, ये कहा जा रहा है कि जो बंगाल के बाहर जो लोग हैं रह रहे हैं उनके उसमें बंगाल के प्रति एक राय पनप रही है कि वहाँ हिंसा के बिना कुछ हो नहीं सकता। क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह की हिंसा की वारदातें हुई हैं, अब इसमें जांच का विषय है कि वो स्थानीय लोग थे या कोई बाहर के लोग थे। आपने देखा होता है कि चुनाव के दरमियान बाहर से लोग भी बुलाए जाते हैं, हर पार्टी के लोग बुलाते हैं उसमें, और
अभी मेरी किसी से बीच में बात हो रही थी तो हमने कहा वहाँ कोई जाना था किसी को, तो उन्होंने कहा कि कोई होटल नहीं है, सारे होटल फुल हैं। तो जाहिर है कि बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो हम अभी किसी पे डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि बंगालियों ने हमला किया है या किसने किया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ है। जी हाँ, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले चरण में उन जगहों पर चुनाव हुआ जहां नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा है। जंगल महल, मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, इन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान हुआ जहां इन नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा। हो सकता है कि इस कारण पहले चरण में हिंसा हुई हो। अब हमें इंतज़ार करना होगा दूसरे, तीसरे, बाकी अन्य चरणों का। बात करते हैं अब बंगाल चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा। कहीं सर ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि जो बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री का दौरा तय किया गया, और वहाँ उन्होंने जिस तरह से मतुआ समाज के मंदिर में जाकर उन्होंने वो गया, यहाँ भी चर्चा होने लगी शायद वो वहाँ दर्शन तो वहाँ कर रहे हैं लेकिन फल बीजेपी बंगाल में देख रही है। नहीं, देखिए ये तो गलत बात है, क्योंकि वो 50वीं उनकी सालगिरह थी, वो पहले से तय थी बांग्लादेश की। तो उसमें ये कि प्रधानमंत्री इसमें चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसी कोई रूटीन का ही अलग से दौरा होता तो ये बात हो सकती थी, बट वो भी मुझे लगता नहीं कि इस तरह की चीज़ें राजनीति में होना चाहिए। और प्रधानमंत्री की मुझे देखिए, अभी आपने देखा होगा 1 महीने से जिस तरह पड़ोसियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, एक बार फिर दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। और पर्दे के पीछे रह के जिस तरह की योजनाएं चल रही थी, और जो बिल्कुल NSA हैं मिस्टर डोभाल जी, वो तो जाहिर है कि बहुत खामोश रहते हैं और खामोशी के बीच उनकी बड़ी तैयारियाँ होती हैं। अभी बीच में लग रहा था जो शायद पाकिस्तान से कोई बातचीत भी नहीं होगी, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान से एक अच्छे रिश्तों की बातचीत भी शुरुआत हुई है। इसी तरह जिस तरह से गए बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पे उनका जो भाषण था, वो भाषण आपने बड़े गौर से सुना था। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के साथ सामने बिल्कुल एक तरह की चुनौतियाँ हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं बंगाल के चुनाव को लेकर इस दौरे से कोई कहा जाए कि बंगाल से संबंधित कोई। लेकिन सर जहाँ जिस तरह से मतुआ समाज के मंदिर पे उन्होंने गए, वो कहा जाता है मतलब कि वो उनके आदि गुरु है, वहाँ के मंदिर पे जाने कुछ तो सर इसका नहीं। देखिए प्रधानमंत्री का तो अपना एक तरीका बहुत अलग है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो बिल्कुल अलग तरह से अपने दौरे को रखते हैं। और वो जहाँ पे जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, देश की से बात करते हैं, तो वहाँ उनका स्वाभाविक है, जाना होगा, उनकी आस्था रही होगी। एक चर्चा ये भी हो रही है सर, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की कुफ्त तारीफ करी, क्या कहेंगे सर? पहली बार ऐसा लग रहा है कोई बीजेपी के नेता या नरेंद्र मोदी खासकर वो इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात आपने देखी होगी कि जहाँ जहाँ कभी कोई बात अगर तारीफ की आती है, किसी भी दल की आती है, तो वो प्रधानमंत्री इसमें पीछे नहीं रहते हैं। फिर अगर आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वहाँ नहीं गए थे, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे। भाजपा के वो किसी नेता की हैसियत से नहीं गए, वो देश भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से गए। और इंदिरा जी का जो उसमें जो बांग्लादेश को लेकर जो उनका तरीका था, जो कदम उठाए गए थे, तो उसको तमाम लोगों ने उसकी सराहना की थी। ये बड़े दिल का परिचय दिया उन्होंने, इसमें सियासत वाली बात नहीं थी। इसको किसी सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक भारत के प्रधानमंत्री ने एक भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। जी हाँ, इसे सियासी आईने से नहीं देखना चाहिए। इंदिरा गांधी का योगदान को कोई भुला नहीं सकता है बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हो गई है, 4 चरणों में चुनाव होगा। सर इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक जो है किसान आंदोलन का वो हुआ नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ, उसका कोई हल नहीं निकला। ऐसे में पंचायत चुनाव हो रहा है, किस रूप में देखना है पंचायत चुनाव को यूथ? देखिए ये चुनाव, पंचायत चुनाव जो है, गाँवों की सरकार जो है, ये बहुत बड़ा मैसेज देने वाला चुनाव है। भले ये गाँवों का चुनाव है, भले ये जिला पंचायत का चुनाव है, भले ये प्रमुखी का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव का रिजल्ट आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर होगी वो तय करेगा। मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव अभी से मान लीजिए, इस चुनाव का रिजल्ट ही 2022 का चुनाव का रिजल्ट तय कर देगा। ये गांव में क्या माहौल है, किस दल के बारे में क्या सोच है, कि किसान आंदोलन कितना इसका असर डालेगा, सरकार की 4 साल की योजनाएं कितनी इसका असर दिखाई देगा, वो सारा का सारा हर चीज़ का आईना ये चुनाव हो गया। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए बीच में ये बात आ रही थी कि शायद सरकार अभी चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन सरकार क्योंकि अभी भी लेट हो गया,
उसके बावजूद इस हाई कोर्ट ने उसने कहा कि चुनाव कराए जाए। तो मेरा तो भट्टाचार्य जी कहना यही है कि इस चुनाव को आप 2022 का सेमीफाइनल देखिए, एक तरह के फाइनल ही देखिए, क्योंकि ये रिजल्ट इस बार आपके मूड को तय करेंगे। ये तय करेंगे क्या क्या किसान आंदोलन से कोई फर्क पड़ा, क्या 4 साल में सरकार ने क्या काम किया उस पर कोई फर्क पड़ा। ये पूरा चुनाव जो है योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा होगा। जी हाँ, यह सरकार यह पंचायत चुनाव सरकार के रिपोर्ट कार्ड का एक आईना होगा। इसको बताएगा कि भाई सरकार क्या काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन के बाद होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में इस बात का पता चलेगा कि वाकई में क्या किसान कृषि कानूनों से नाराज है या सरकार के साथ है। लेकिन सर एक बात है कि अब पंचायत चुनाव से ठीक पहले कल हमने देखा कि एक मुश्त आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी ओर से प्रयास में लग गई है कि चुनाव को जो है उसी तरह से देखा जाए जिस तरह से दूसरे चुनावों को देखा जाता है। नहीं, जाहिर है, देखिए अपनी अपनी सब सरकारें होती हैं, जिस दल की सरकारें होती हैं वो तो जाहिर है चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात ट्रांसफ़र ही गई, तो ट्रांसफ़र्स में ये हुआ कि 1 साल से कोई ट्रांसफ़र नहीं हुए थे इतने बड़े पैमाने पर, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ज़िलों में जो है कप्तान बहुत पुराने हो चुके हैं, कहीं कुछ शिकायतें थी, कहीं कुछ नया कमिश्नर बन गए 2 बनारस और कानपुर। तो उसको लेके भी था कि भाई कहीं ना कहीं तैनातियाँ होंगी, और जो लोग हटाए गए हैं वो ऐसा नहीं कि 2 या 4 दिन या 2 महीने 3 महीने की कहीं पोस्टिंग वाले लोग हटाए गए हैं, कोई 12 महीने को 1.5 साल के जो तैनाती हो गई थी उसको लेके हटाए गए हैं। और तो हो सकता है कहीं ना कहीं देखिए अपने अपने लोग चुनाव प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे कहना बहुत गलत बात होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं होता है कि अपने लोग भी लगाए जाते हैं, और ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता कि ये ट्रांसफ़र जो है कोई चुनाव से संबंधित ट्रांसफ़र है। जी हाँ, इसका हो सकता है कि उसमें पंचायत चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है। सर मुझे एक चीज़ अभी याद है कि आपने तीसरी आंख में कई बार जिक्र किया था कि सरकार और भी कमिश्नरेट बनाने जा रही है, और आपकी वो बात एकदम सही हो गई। बनारस और कानपुर नगर को फिर से कमिश्नर प्रणाली में लाया गया, क्या कहेंगे सर? हाँ देखिए, ये बात पहले तय हो गई थी कि 2 बनेंगे ज़रूर बना, उसमें अभी इलाहाबाद की भी थी कि इलाहाबाद भी बनेगा, वो शायद मुझे लगता होता नहीं अगले वाले उसमें तैयारी में हो। लेकिन एक चीज़ आप देखिए भट्टा जी के ये था कि 11 ज़िलों में डीआईजी तैनात किए जाएंगे, लेकिन अभी वो प्रक्रिया नहीं हुई है। और हमें गाज़ियाबाद में जो इस बार वो डीआईजी मिले हैं, DIG/SSP, बसपा सरकार में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। मेरठ में DIG/SSP थे, और जनपदों में, बड़े जनपदों में इलाहाबाद में थे, कानपुर में थे, वहाँ DIG/SSP थे। गाज़ियाबाद में आज तक DIG/SSP कोई तैनात नहीं रहे। फिर अगर SSP यहाँ कोई है वो प्रमोशन हो गया है तो वो कुछ दिनों भी रहे हैं, जब तक भी पोस्टिंग नहीं आई। जैसे उपेंद्र अग्रवाल थे, वो DIG हो गए थे, उनको थोड़ी देर रहना, लेकिन अब एक फ्रेश पोस्टिंग हुई है DIG/SSP। तो मुझे लगता है कहीं अगर ये सरकार इस तरह का ये एक इन्होंने हो सकता है कोई स्टार्टिंग करी हो कि शायद फिर आगे हमें यहाँ पे SSP की जगह DIG ही मिले। सर पहले जिस तरह से लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी और उसका करीब 1 साल से ऊपर होने वाला था, अब तक जो उनका जो परफॉर्मेंस रहा या उस प्रणाली लागू होने के बाद जिस तरह से वहाँ कानून व्यवस्था की वो रही या और भी सारी बातें, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, मुझे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई उसका कोई लाभ अभी दिखाई दिया हो। अफसरों की फौज खड़ी कर दी गई है, अपराध वैसे ही हो रहे हैं। बनारस इसलिए वो माननीय प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बनना बहुत ज़रूरी था। नोएडा क्योंकि प्रदेश की हमारी आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए वहाँ बनाया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है वो कमिश्नरी व्यवस्था है। देखिए, कमिश्नरी व्यवस्था अगर पूरे तरह से लागू हो तब तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ डीएम के बहुत अधिकार हैं। अभी आपने बताइए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं है जो दिल्ली में या बॉम्बे में या और जगहों पे है वहाँ पे। तो जब तक वो पूर्णतः अधिकार नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ कि इसका कोई लाभ नहीं होगा। आप अफसरों की फौज लगा दिएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? जी हाँ, अफसरों की फोर्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप व्यवस्था सही ढंग से न हो। सर मेरठ को भी कमिश्नरी प्रणाली के तहत लाना चाहिए क्या? नहीं, मेरठ तो ऑलरेडी देखिए वो कमिश्नरी है, ये पुलिस कमिश्नरी नहीं, लेकिन बेसिक कमिश्नरी वो है। वहाँ IG बैठते हैं, ADG बैठते हैं, वो तो जाहिर है वो जिले में ना, मुझे लगता है नहीं। जी हाँ, नोएडा लखनऊ के बाद
बनारस और कानपुर कमिश्नरी व्यवस्था में आ गई है, लेकिन उस पे जो है मेरठ में अभी ये शायद ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए परिचर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।